नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। आज के वीडियो में हम लोग रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होगा, जैसे ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे से संबंधित, वो सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा आज का ये वीडियो। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा 20 क्वेश्चंस का MCQs कराएंगे इसमें। ठीक है, और हम लोग उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी हर क्वेश्चन के बारे में जानते चलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से प्रैक्टिस सेट 1 से। प्रैक्टिस सेट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भार की SI इकाई क्या है। तो भार की SI इकाई क्या है, तो यह न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, SI पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए, लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग kg से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार समय का SI मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है, जिसको हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर है ताप का SI मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है, जिसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है, जिसको हम लोग MOL से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, तो ये आपका हो जाएगा ठोस का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो देखिए, ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, जैसे कि आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठीक है, कुछ और भी जान लेते हैं। जैसे देखिए, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। उसी प्रकार देखिए, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के कंपेयर में हल्का कम होता है। उसके बाद एक गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है जो सबसे कम होता है। तो ये सभी ठोस, द्रव और गैस के बारे में कुछ कुछ पहचान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो देखिए, हेमेटोलॉजी का जो संबंध है वो आपका रक्त से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए हेमेटोलॉजी का संबंध किससे है, रक्त से, या फिर इसको ब्लड भी बोलते हैं। ठीक है, डेंड्रोलॉजी ये किससे संबंधित है, तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी से संबंधित है। टिश्यू कल्चर, कृत्रिम माध्यम से उत्तक का जो संवर्धन है वो टिश्यू कल्चर से संबंधित है। फिर है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी किससे संबंधित है, तो विषाणुओं का जो अध्ययन है वो वायरोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलता है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व एक टेट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और भी जान लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। यह एक टेट्रावैलेंट उपधातु एवं अर्धचालक होता है। तो देखिए, टेट्रावैलेंट क्या होता है, जो कोई भी तत्व होता है ना, जब वो अष्टक को पूरा करता है तो अपने जो कोष में है वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, साझा करता है। तो वो कहलाता है टेट्रावैलेंट। ठीक है, यानी कि कोषों की संख्या जो होता है 4 होता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोलता है कि इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठन नहीं है। तो कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठन नहीं है, तो ये आपका जलवायु हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जलवायु पारिस्थितिकी का जैविक नहीं बल्कि अजैविक घटक है। तो देखिए, अजैविक क्या होता है, तो अजैविक कारक एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया और वातावरण से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद जबकि जैविक कारक क्या होता है, तो जैविक कारक एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीवित प्राणी जैसे कि पौधे हो गया, जानवर हो गया और बैक्टीरिया, ये सबसे संबंधित होता है जैविक कारक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोलता है कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई क्या है, ये हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहा जाता है।
तो वस्तु का संवेग जो है ये क्या है, सदिश राशि होता है। तो देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि, ठीक है। तो सदिश राशि क्या होता है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, दोनों उपस्थित हो तो सदिश राशि कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो लेकिन दिशा क्या हो, नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका अदिश राशि कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। जिसमें से द्रव्यमान का सही मात्रा क्या होता है, तो केजी होता है। उसके बाद यहाँ पे गुना वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। तो केजी मीटर और ये सेकंड पर सेकंड है, तो सेकंड क्या ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोलता कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये। तो देखिए पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। बाकी देखिए पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत हस्तांतरित होते हैं, ये सही है। पदार्थ के कणों से बना होता है, तो ये भी सही है, मतलब पदार्थ कणों से बना होता है, सही बात है। उसके बाद क्या है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये सब क्या है, बी सी और डी ये सब क्या है, सब सही है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ये गलत है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है, तो कौन कौन सा पदार्थ के बारे में सत्य है। तो देखिए सबसे पहला, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वे एक दूसरे से क्या होता है, बंधे होता है, तो ये सही है। उसी प्रकार है कि पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत हस्तांतरित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल पदार्थ कणों से ही बने होते हैं। फिर है कि पदार्थ कणों के बीच अंतर होता है, ये भी बात है कि पदार्थ जो है पदार्थ के जो कणों के बीच क्या होता है, अंतर होता है। तो ये सब क्या है, कुछ पदार्थों के लक्षण हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोलता कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, तो देखिए जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का जो अध्ययन है वो मॉर्फोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोलता है कि एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। तो एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है, केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी हस्तांतरित कर सकता है, यहाँ पे से होगा, केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी हस्तांतरित कर सकता है, बिल्कुल। उसी के पर उसके बाद है केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी हस्तांतरित कर सकता है, तो ये भी कर सकता है, यानी कि दोनों एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। सीरियल पोर्ट कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदला बदली करने योग्य बनाता है। पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डेटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं कर सकते थे। इसीलिए बाद में दो तरफा सीरियल पोर्ट को क्या किया, तैयार किया गया, यानी कि अब दोनों तरफ से काम कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोलता कि प्रकृति क्लीनर्स इनमें से कौन है। प्रकृति क्लीनर्स कौन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विघटक। विघटक को अपघटक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। क्या है कि वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीर को सरल पदार्थों में क्या करता है, परिवर्तित कर देता, तोड़ देता उसे, तो उसे अपघटक या फिर विघटक कहते हैं। अपघटक का वन में कार्य, जैसे अपघटकों का मुख्य कार्य मृत पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करना है और वन में वृद्धि करते पादपों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। तो ये सब है किसका काम, अपघटक का, यानी कि विघटक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में जो शक्ति है उसकी इकाई क्या है, तो अश्व शक्ति है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। शक्ति की एक और इकाई को हॉर्स पावर यानी कि एचपी से डिनोट किया जाता है, जो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और भी कुछ जान लीजिए। देखिए शक्ति को डिनोट करते हैं किससे, पी से। अब तो शक्ति यानी कि पी बराबर क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। यानी कि पावर बराबर क्या था, वर्क/टाइम। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया, P बराबर W/T होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट को उपयोग में किया जाता है। तो देखिए ध्वनि को मापने के लिए जो है वो आपका डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, मतलब 45 डेसिबल ध्वनि जो है वो मनुष्य सुन सकता है, ये सामान्य है ही। जबकि WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है।
WHO का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो WHO का क्या मानना है कि 75 डेसिमल से ऊपर का जो ध्वनि है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए, विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो पदार्थ को विद्युत चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करने का कारण बनाता है। वैद्युतिक आवेश धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। सामान्यतः प्रचलन के द्वारा क्रमशः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसे क्या किया जाता है? इसमें समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि विभिन्न आवेश यानी कि जो ऑपोजिट आवेश होता है, ऑपोजिट चार्ज होता है, वो क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ठोस के कणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन सी में? कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होता है ठोस में कण, ठीक है। तो यानी कि यही सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ये गलत है। उसके बाद है कि उनके बीच बड़े अंतराल होता है, ये भी गलत है। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है, ये भी गलत है। उसमें अधिकतम आकर्षण होता है। तो यानी कि व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये सही है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ठोसों का एक निश्चित द्रव्यमान और आकार होता है। ठोस पदार्थों में अंतर आणविक दूरियां जो है वो कम होती है और अंतराण्विक बल जो है वो क्या होता है? परबल होता है। उनके पास निश्चित वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। उनकी निश्चित सीमाएं होती है और उनके घटक कणों की निश्चित स्थिति होती है और वे अपनी औसत स्थिति के चारों ओर क्या करते हैं? दोलन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो अभी तक वैज्ञानिक के द्वारा कितनी पदार्थ की अवस्थाएं तय की गई है? तो 5, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन से होते हैं? बोस-आइंस्टीन घनीभूत, ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा, ये 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा अत्यधिक गर्म पदार्थ होते हैं, इतना गर्म कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाते हैं और एक आयनित गैस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्न में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो मानव शास्त्र या फिर नृविज्ञान मानव, उसके जेनेटिक्स, संस्कृति और समाज की वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार? तो एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते? तो कंप्यूटर जो है वो सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो इसके नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। सीपीयू जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल या मेन प्रोसेसर भी कहा जाता है कंप्यूटर का। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का एक जटिल सेट होता है ये, जो मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को क्या करता है? चलाता है। कौन? तो सीपीयू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? तो देखिए 3 प्रकार का होता है। एक होता है सर्वाहारी, ये क्या होता है? ऐसा जीव जंतु जो शाक सब्जी और मांस दोनों खाता हो उसे सर्वाहारी कहते हैं। और ऐसा जीव जंतु जो सिर्फ शाक सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। और ऐसा जीव जंतु जो सिर्फ मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन इसमें सर्वाहारी नहीं है? तो देखिए, चूहा है, चींटी है, भालू है, यानी कि सांप सर्वाहारी नहीं है, सांप मांसाहारी में आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए, सांप सर्वाहारी प्राणी नहीं होता है, यह एक मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी वे जंतु होता है जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, सांप हो गया, ये सब मांसाहारी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भ्रूण विज्ञान वह विशेषता है जो भ्रूण के जन्म से लेकर के उसके गठन और विकास का अध्ययन करती है। इसका विकास निषेचन से शुरू होता है, जिससे युग्मज का निर्माण होता है। एक बार प्रक्रिया जिसमें भ्रूण की मुख्य संरचनाएं और अंग विकसित हो जाते हैं, परिणाम भ्रूण होता है। भ्रूण पहले महीने के दौरान क्या होता है? प्रकट होने लगता है, ठीक है। उसके बाद
इस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो देखिए किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो आपका गैस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो मेनली मुख्य रूप से कितने अवस्थाएं होते हैं पदार्थ का, 3, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछिए कि टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 5 अवस्थाएं होता है। ठीक है, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस और एक होता है बॉस-आइंस्टाइन और एक होता है प्लाज्मा। तो यहाँ पे बोला था कि सबसे ज़्यादा विसरण जो है किस में होता है, तो गैस में होता है। क्यों, गैस में अणु जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही दूर दूर होता है। उसके बाद ठोस में सबसे सटे सटे होते हैं अणु, और तरल में क्या था, कुछ दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताए थे, होता है कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस होता है, जिसमें से गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता गैस का। फिर कि गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, बताए थे क्यों, क्योंकि गैसों में जो अणु होता है वो बहुत ही दूर दूर होता है, इसलिए इसका विसरण भी क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। उसके बाद गैसों में अणुओं का जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण क्या होता है, नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 में टोटल 20 क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।